Amit sir, thank you for coming on Positive Talks. When it comes to Maharashtra politics, कहीं ना कहीं लोगों से ये सुनने आता है कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग हो गए हैं। 2019 से लेकर 2022 तक महाराष्ट्र ने जिस प्रकार का कार्यकाल देखा, अराजकता या अनार्की जिसे कहते हैं, हमने उस समय पर सुशांत सिंह राजपूत की जो संशयास्पद मृत्यु जिसे कहते हैं वो हमने देखा। हमने ये देखा कि उसी कार्यकाल में पुलिस जो है वो एंटीलिया के नीचे बॉम्ब रखती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव जी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं की, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की क्या रिक्वायरमेंट है या क्या उनकी मांग है, वो कहीं ना कहीं समझने में थोड़े से चूक गए। शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का श्वास। हेलो गाइस एंड वेलकम टू पॉजिटिव टॉक्स विद साहिल। और आज के जो गेस्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट लीडर है, जिनकी आवाज़ वो बहुत ही मजबूती से महाराष्ट्र विधानसभा में रखते हैं और कभी कभी तो ऑपोजिशन भी घबरा जाती है। तो ये है श्री अमित साठम जी, जो अंधेरी वेस्ट के एमएलए हैं। तो इनसे हम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुंबई, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स एंड नेशनल पॉलिटिक्स सभी के बारे में बातें करेंगे। पर उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और इंस्पायरिंग और अच्छे कंटेंट आपके सामने ला पाए। सो लेट्स बिगिन द पॉजिटिव टॉक्स। हेलो सर, हेलो अमित सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पॉजिटिव टॉक्स। एंड बहुत ही थैंक यू मैं कहना चाहूँगा कि आपने टाइम दिया, अपना स्पेशल टाइम दिया इस पॉडकास्ट आने के लिए। सो आपका विधानसभा में, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में आपका आवाज़ बहुत ही स्ट्रांगली आप रखते हो, बहुत वाइब्रेंट लीडर हो। सो ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई पॉलिटिक्स में, आप कैसे आए, हाउ यू स्टार्टेड एवरीथिंग इन योर जर्नी? वैसे एमबीए खत्म करने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू किया, जो भी मैंने नौकरी शुरू की। ओके। और 4 साल नौकरी करने के बाद में मैंने ये निर्णय किया कि राजनीति में अपना करियर करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स मेरा पैशन है। ओके। और इसीलिए उस समय पर 2004 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण वेळ फुल टाइम कार्यकर्ता में बना। ओके। और मैं पहले 4 साल पार्टी का काम करता था, लेकिन कभी नौकरी भी करता था। लेकिन 2004 में फुल टाइम काम शुरू किया और मेरी पहली असाइनमेंट एज अ फुल टाइमर वो हमारे नेता गोपीनाथ जी मुंडे, उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में मैंने फुल टाइम 2 साल काम किया। उसके बाद में मैं यहाँ पर उस समय पर अंबोली विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। इस अंबोली विधानसभा क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना। और उसके बाद में अलग अलग संगठनात्मक जिम्मेदारियां, जैसे युवा मोर्चा का मैं मुंबई का जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद मुंबई के युवा मोर्चा का यूथ प्रेसिडेंट बना बीजेपी का। फिर कॉर्पोरेशन का चुनाव 2012 में मैं लड़ा और जीता। 2007 में मैं लड़ा था, लेकिन मैं जीत नहीं पाया था। 2012 में मैं लड़ा, जीता, नगर सेवक बना। उसके बाद 2014 में विधायक बनने का मौका पार्टी ने दिया, लोगों ने चुन कर दिया। फिर 2019 में दूसरी बार विधायक बना और अभी लास्ट 12 साल में एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैं यहाँ पर जनता की सेवा कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट सर। सो आपकी जर्नी अराउंड आई थिंक 2004 से आपने कब से शुरू की? मैंने 2000 में अपना एमबीए पूरा करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का काम करना शुरू किया। ओके। तो मैं पिछले 24 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ओके, ग्रेट सर। सो ये 24 इयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस है, सो उसमें आपने क्या पॉलिटिकल शिफ्ट देखा है? उस टाइम में क्या चेंज था, क्या अलग पॉलिटिक्स में था, और आज क्या आप अलग देखते हो पॉलिटिक्स में? आज इस देश की जनता का राजनीति और राजनीतिज्ञ की तरफ देखने का जो नजरिया है वो बदल चुका है। आज पहले जितना मान सम्मान के साथ राजनीतिक लोगों को देखते थे, उससे ज्यादा मान सम्मान के साथ राजनीतिज्ञों को आज देश की जनता देखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पैराडाइम शिफ्ट जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से हुआ है। कि उन्होंने एक प्रकार की जो क्रेडिबिलिटी हिंदुस्तान की राजनीति में लाई, विकास के बलबूते पर राजनीति करना, और किस प्रकार से इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों सिर्फ 10 सालों में बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से इस देश की जनता का राजनीति और राजनीतिज्ञों की तरफ देखने का जो नजरिया है वो और बेटर की तरफ हो गया है। सो ये तो सर बहुत सच बात है कि जो शिफ्ट हुआ है, जो व्यू लोगों के मन में अभी पॉलिटिशियंस के प्रति हुआ है, एंड द वर्ल्ड भी आज जिस तरह से इंडिया को देखता है एज अ जियो पॉलिटिकल प्लेयर के हिसाब से, सो बहुत इंडिया का नाम हुआ है, सही बात है, प्राइम मिनिस्टर की वजह से। बट व्हेन कम्स टू महाराष्ट्र पॉलिटिक्स,
कहीं ना कहीं लोगों से ये सुनने आता है कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग हो गए हैं महाराष्ट्र को, जो ये पिछले 2019 से स्पेशली जो 24 तक का जो अभी का जो कार्यकाल है उसमें बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एटमॉस्फेयर हो गया महाराष्ट्र का। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यूज है? देखो, मैं ये मानूंगा कि 1999 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी अभी की जो है उसकी एक पार्ट यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ये 15 साल में महाराष्ट्र में थी। उस कार्यकाल में महाराष्ट्र ने अधोगति देखी। उस कार्यकाल में महाराष्ट्र में ज्यादा विकास नहीं हुआ। उस कार्यकाल में इस देश में भी बहुत सारे स्कैम्स हुए, महाराष्ट्र में भी स्कैम्स हुए। और एक तरह से महाराष्ट्र को पीछे लेकर जाने का काम उन 15 सालों में हुआ था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र में जिस प्रकार के काम हुए, जलयुक्त शिवार इरिगेशन का हो, 286 से ज्यादा किलोमीटर्स के मेट्रो का काम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने कार्यकाल में उस समय पर शुरू किया। उस समय पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ। उस समय पर कोस्टल रोड के सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस प्राप्त किए गए और कोस्टल रोड का काम शुरू हुआ। वर्ली ट्रांस हार्बर लिंक जिसे कहते हैं उसका काम शुरू हुआ। ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जो काम हैं वो आदरणीय देवेंद्र जी के कार्यकाल में 2014 से लेकर 2019 तक ये शुरू हुए। उस कार्यकाल में महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट भी आया। इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा जो दिलासा है या बढ़ावा है वो उस कार्यकाल में दिया गया था। और एक तरह से महाराष्ट्र न्यूमेरो उनो जो था ही, लेकिन जो पीछे पड़ गया था वो फिर से एक बार न्यूमेरो इनो उस 5 साल के कार्यकाल में पड़ा। लेकिन 2019 में महाराष्ट्र में एक अलग प्रकार की राजनीति चुनाव के बाद में हुई। भारतीय जनता पार्टी की पीठ में जो छुरा है वो भोंका गया और एक अलग प्रकार की महाविकास आघाड़ी की सरकार जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उस समय की जो शिवसेना थी वो हमसे टूटकर हमें धोखा देकर उनके साथ में मिल गई मुख्यमंत्री पद के लिए। और 2019 से लेकर 2022 तक महाराष्ट्र ने जिस प्रकार का कार्यकाल देखा, अराजकता या अनारकी जिसे कहते हैं, वो महाराष्ट्र ने उन 2.5 सालों में देखा। हमने देखा कि एक प्रकार से सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टे लगाया गया, मेट्रो का काम रोका गया, पालघर में पुलिस के सामने ही किस प्रकार से साधुओं का हत्याकांड हुआ, किस प्रकार से सरकार के खिलाफ जो बात करता है उसके ऊपर किस प्रकार से सरकार जो है अपना हथौड़ा जो है वो लगाती है, वो हमने कंगना रनौत के घर की कार्रवाई के ऊपर या अर्नब गोस्वामी को जिस प्रकार से जेल में डाला गया, इन 2 उदाहरणों में हमने ये देखा कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ बात करने वालों का मुंह जो है वो बंद किया जाएगा। हमने उस समय पर सुशांत सिंह राजपूत की जो एक संशयास्पद मृत्यु जिसे कहते हैं वो हमने देखा। हमने ये देखा कि उस समय पर किस प्रकार से सरकार जो है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। हमने ये देखा कि उसी कार्यकाल में पुलिस जो है वो एंटीलिया के नीचे बॉम्ब रखती है, पुलिस जो है वो मनसुख हिरेन का मर्डर करती है, यानी पुलिस ही बॉम्ब रखती है, पुलिस ही मर्डर करती है। ये भी हमने उस समय पर देखा। हमने उस समय पर यह भी देखा कि अनिल देशमुख जो उस समय पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे वो पुलिस को बुलाकर किस प्रकार से कहते हैं कि मुंबई शहर में इतने इतने बार रेस्टोरेंट से हर से आप अगर 2 से 3 लाख रुपया महीने का वसूलते हो तो 100 करोड़ रुपया होता है, और 100 करोड़ रुपए की उग्रानी पुलिस को करने के लिए महाराष्ट्र का गृह मंत्री कहता है। ये भी हमने उन्हीं 2.5 साल के कार्यकाल में देखा। हमने ये देखा कि सभी इंडस्ट्री इन्वेस्टर महाराष्ट्र से भाग गए थे और किस प्रकार से एक प्रकार से हिंदुत्व के नाम पे चुन के आकर हिंदुत्व को ही बाजू में रखकर किस प्रकार से वो सरकार बनी और अराजकता का वातावरण महाराष्ट्र में उस कार्यकाल में हमने देखा 2019 से लेकर 2022 तक। और किस प्रकार से 14 से 19 में जो अच्छे काम हुए थे उसे रोकने का, उसे पीछे लेकर जाने का काम ये 2022 तक महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन 2022 की जून के महीने में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हिंदुत्व के आधार पर कि शिवसेना का की जो श्वास है या सांस है वो हिंदुत्व है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने हिंदुत्व का प्रचार और प्रसार अपने पूरे जीवन में किया है और किस प्रकार से हिंदुत्व के आधार के ऊपर शिवसेना में जो है वो एक उठाव हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर 40 से भी ज्यादा 54 में से 40 से ज्यादा विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आकर
उन्होंने ये महाराष्ट्र में उठाव किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो फिर से एक बार जुड़ गए। जो नेचुरल अलायंस था वो नेचुरल अलायंस उन्होंने फिर से रीएस्टेब्लिश किया, रीइंस्टेट किया। और उसके बाद में हिंदुत्व की सरकार महाराष्ट्र में आई और पिछले 2-2.5 सालों में हम देख रहे हैं कि रुके हुए जो काम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के हाथों से इस साल जनवरी के महीने में मेट्रो का एक फेज जो है वो इनॉग्रेट हुआ। दूसरा फेज ये कल इनॉग्रेट अंडरग्राउंड मेट्रो का होने जा रहा है। अटल सेतु का इनॉग्रेशन हुआ, जलयुक्त शिवार फिर से शुरू हुआ, फिर से इंडस्ट्री इन्वेस्टर महाराष्ट्र में आने शुरू हो गए। समृद्धि एक्सप्रेसवे जो है बड़ा मुंबई नागपुर सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वो भी काम जो रोका गया था उसे भी फिर से कैसे किस प्रकार से जो देवेंद्र जी ने शुरू किया था उसे कंप्लीशन की तरफ हम लेकर गए। और 2 से 2.5 सालों के बहुत ही छोटे कार्यकाल में फिर से एक बार महाराष्ट्र को नंबर 1 के स्थान पर लेकर आने का काम जो है वो महायुति के सरकार ने पिछले ये 2.5 साल में करके दिखाया है। यस सर, आपने बताया बहुत कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, आपने सब चीज बताई। सो रिसेंटली अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ और मुंबई एंड महाराष्ट्र हैज परफॉर्म्ड वेरी बैड एज अ बीजेपी की जो पार्टी है उन्होंने बहुत ही लोगों को भी एक डाउट होगा कि कैसे महाराष्ट्र वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट जो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सबसे मजबूत हाथ बनता है, पर महाराष्ट्र से बहुत कम सीट बीजेपी चुन के आई। सो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपने सारे काम गिनाए बट आई थिंक लोगों तक पहुंचाने में कहीं चूक हो गई, क्या सोचते हो? मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में एक फेक नैरेटिव जो है वो फैलाया गया था कि संविधान बदल देंगे, इस प्रकार का जो झूठा माहौल जो खड़ा किया गया था, झूठ बोला गया था और एक अलग प्रकार के वोटों का कंसोलिडेशन भी हमने लोकसभा के चुनाव में हमने देखा। आपको मैं 2 ही उदाहरण देता हूं। धुलिया की लोकसभा की सीट है, उसमें 5 असेंबली सेगमेंट ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,89,000 की लीड दी, लेकिन मालेगांव क्षेत्र ने 1,94,000 का माइनस दिया। 3-4 हजार वोटों से हमारे उम्मीदवार जो है वो चुनाव वहां पर हार गए। ईशान्य मुंबई नाम की जो सीट है यहां पर मुंबई में, वहां पर हमारे कैंडिडेट को सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र मानकुर शिवाजी नगर ने 89,000 का माइनस दिया और हमारे उम्मीदवार वहां पर 29,000 वोट से हार गए। तो एक प्रकार का फेक नैरेटिव फैलाकर वोट जिहाद करने का प्रयास ये लोकसभा के चुनाव में हुआ है, जिसकी वजह से जो चुनाव के नतीजे थोड़े ऊपर नीचे हमें देखने मिलते हैं। लेकिन आप अगर नंबर ऑफ वोट्स जो आप देखते हो तो नंबर ऑफ वोट्स जो भारतीय जनता पार्टी को और अपने अलायंस को या युति को मिले हैं वो उतने ही है, वो बरकरार है। लेकिन एक अलग प्रकार के वोट कंसोलिडेशन और वोट जिहाद की वजह से, फेक नैरेटिव फैलाने की वजह से हमें जरूर यहां पर जो अपेक्षित यश था वो महाराष्ट्र में नहीं मिला, लेकिन ये नैरेटिव फेक था, ये झूठ फैलाया गया था, अलग प्रकार का वोट कंसोलिडेशन हुआ था। ये अब महाराष्ट्र की जनता को पता लग गया है और इनका जो भांडा है वो भांडा इनका फूट गया है। ग्रेट सर, ये वोट जिहाद का जो टॉपिक है, पर उसके साथ ही साथ लोगों को लगता है कि बीजेपी कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी इन द स्टेट जो अकेले के दम पे भी जीत सकती है, पर कहीं ना कहीं उनकी अलायंस जैसे कि शिवसेना एकनाथ शिंदे एंड एनसीपी अजीत पवार सर की, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को वीक कर रही है स्टेट में, ऐसा लोगों का मानना है। बीजेपी कैन बी वन ऑफ द बेस्ट पार्टीज एंड अकेले के दम पे भी जीत सकते हैं। और अगर 2019 के हम नंबर्स देखें तो शिवसेना को ज्यादा सीट देने की वजह से कहीं ना कहीं आप 105 एंड 110 पे रुक गए। अगर आपके पास ज्यादा सीट होती तो आप ज्यादा भी जीत पाते। सो व्हाई यू डोंट गो अलोन, क्यों आपको यूटी में रहना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की नंबर 1 की पार्टी है इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन हम जब भी विकास के पथ के ऊपर चलते हैं, हम जब भी हिंदुत्व को आगे लेकर जाने के लिए काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने साथ में जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी आइडियोलॉजी को मानते हैं, अपने विचार को मानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो लोग अपने आइडियोलॉजी को मानते हैं, विचारधारा को मानते हैं, भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, विकास, प्रगति और उन्नति के रास्ते के ऊपर अपने साथ में चलना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों को साथ में लेकर चलना, यही तो लोकतंत्र का मूलाधार है। लोकतंत्र ये कोई अकेले आगे बढ़ना और अकेले आगे बढ़ने का विषय नहीं है। लोकतंत्र ये सबको साथ में लेकर अब समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए, इस देश की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए
जो जो आपके साथ में आता है, जो जो आपके विचारधारा के साथ में अलाइन होता है, उन सब लोगों को साथ में लेकर चलना, यही लोकतंत्र है। बट कॉम्प्रोमाइजिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ वोट्स, ये आपको एक्सेप्टेबल है? देखिए, हर सीट के ऊपर जो लड़ता है वो महायुति का कैंडिडेट होता है, वो हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाला होता है, वो भारत माता की पूजा अर्चना करने वाला होता है, वो भारत को 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उस विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को आगे लेकर चलने वाला होता है, और इसीलिए हर सीट के ऊपर महायुति का उम्मीदवार होता है। हम सब एक है। ग्रेट सर। सो अब बीजेपी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? अभी आने वाले एक महीने में विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले, तो उसमें बीजेपी का क्या प्लान ऑफ एक्शन? देखो, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस पार्टनर्स है महायुति के, वो सभी 2014 से लेकर 2019 तक और 2022 से लेकर 2024, इन 7.5 सालों में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की उन्नति, प्रगति और विकास हुआ है, वो महाराष्ट्र की जनता के सामने लेकर जाने वाले हैं। किस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में फेक नैरेटिव फैलाया गया था, इसको जनता के सामने रखने वाले हैं। और 2019 से लेकर 2022 किस प्रकार से महाराष्ट्र में अराजकता या अनार्की फैलाने का प्रयास जो किया गया था, उसको जनता के सामने रखने वाले हैं। एक तरह से जनता के सामने 2014 से 2019 और 2022 से 2024 में महाराष्ट्र में हुआ विकास, और 2019 से लेकर 2022 ये 2.5 सालों में महाराष्ट्र में हुई अनार्की, ये दो ऑप्शंस जनता के सामने हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र की उन्नति, प्रगति और विकास को ही चुनने वाली है। ग्रेट। सो सर, अभी ये पॉडकास्ट का बेसिकली फॉर्मेट ऐसा होता है सर कि एक टाइप का इंटरव्यू नहीं है। मतलब यूजुअली जैसे न्यूज चैनल्स पे इंटरव्यूज होते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स, बट हम धीरे धीरे हर चीज को कवर करना चाहते हैं। जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे अंधेरी वेस्ट में, व्हाट मेजर प्रॉब्लम यू सी राइट नाउ? कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आपने भी अपने टेन्योर में आपने सॉल्व किया है? देखो, पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र का विधायक के रूप में काम करते हुए हमने बहुत बड़े पैमाने पर जो विकास जो है वो इस क्षेत्र में करने का प्रयास किया है। हमने 10 सालों में यहाँ पर टोटल 58 गार्डन्स डेवलप किए हैं। स्लम एरिया में 100 से ज्यादा टॉयलेट्स ये रिफर्बिश किए हैं। 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास एडिशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने लगाए हैं। हमने जुहू बीच के ब्यूटिफिकेशन और क्लीनिंग का प्रोजेक्ट किया है। हमने यहाँ पर जो गिलबर्ट हिल है 6.5 करोड़ साल पुराना एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो है, एक रॉक जो है, उसके संवर्धन का काम हमने पिछले 10 सालों में किया है। फिर यहाँ पर हमने बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हैं 25 से ज्यादा। यहाँ पर 30-35 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार पिछले 10 सालों में हमने करने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत सारे जो काम है यहाँ पर, बहुत बड़े पैमाने पर इलीगल जो इंक्रोचमेंट से, लैंड ग्रैबर्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ आवाज यहाँ पर हमने उठाकर उन्हें क्रश करने का काम किया है। उसी के साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन के ऊपर जो करीबन 8,000 स्लम्स जो है, वो 8,000 स्लम्स का बायोमेट्रिक सर्वे हमने जो है वो उन्हें घर देने के लिए ये कंप्लीट किया है। ऐसे बहुत सारे जो काम है, लक्षणीय काम, ये पिछले 10 सालों में हमने करने का प्रयास किया है। कोविड में भी हमने जमीन पर खड़े रहकर यहाँ पर टेस्टिंग कैंप्स कंडक्ट किए। जो वहां पर रुग्ण हुआ करते थे उनको आइसोलेट किया, कोविड का जो ग्राफ था उसे नीचे लाया। बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कैंप्स, राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये भी कोविड के समय पे भी हम जनता के साथ में जमीन के ऊपर जनता से कंधा मिलाकर हमने यहाँ पर जमीन पर यहाँ पर काम किया है। और ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर लक्षणीय बदल जिसे कहते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 10 साल में करने का प्रयास किया है। सी सर, यही कॉन्स्टिट्यूएंसी में आई गेस जो गोखले ब्रिज का जो कंट्रोवर्सी था वो हुआ था, तो उस पे आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूंगा कि गोखले ब्रिज जो है वो नवंबर 2022 को ये बंद हुआ था, और गोखले ब्रिज हमने 26 फरवरी 2024 को उसकी जो एक लेन है वो हमने शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि 14 से 15 महीनों में, अप्रोक्सीमेटली 15 महीनों में हमने गोखले ब्रिज का एक लाइन चालू करके गोखले ब्रिज का जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है वो शुरू किया।
मैं ये कहूंगा कि मुंबई महानगर पालिका के इतिहास में मुंबई महानगर पालिका ने एग्जीक्यूट किया हुआ ये फास्टेस्ट प्रोजेक्ट है, फास्टेस्ट प्रोजेक्ट है। अब बाकी के सारे ब्रिजेस जो है वो हैंकॉक ब्रिज, हिमालयन ब्रिज, ये सारे वहां के जो डिलाइल रोड का ब्रिज है 5-5, 6-6, 7-7 साल लगे। हमने यहां पर फॉलो अप करके टेंडर निकालकर काम जल्दी से एग्जीक्यूट करके इंप्लीमेंट करके हमने ये इंश्योर किया कि 15 महीनों के अंदर ये ब्रिज शुरू हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। ग्रेट। सो सर, नाउ आई विल कम टू आवर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं, एकनाथ शिंदे जी। उनके बारे में आज बहुत लोगों के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आ रहे हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, कि पहले उद्धव ठाकरे के पीछे काम करने की वजह से वो दिख के नहीं आते थे। सो व्हाट यू फील टुडे एकनाथ शिंदे, आपके क्या व्यूज है? आप उनके साथ काम कर चुके हो, तो आपको क्या लगता है? नहीं, एकनाथ शिंदे जी एक बहुत ही सिंपल ऑन ग्राउंड काम करने वाले नेता है, कार्यकर्ताओं के साथ में काम करने वाले नेता है, जनता के साथ में टच रखने वाले, संवाद रखने वाले नेता है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली कि वो ऑन ग्राउंड काम करने वाले हैं, ऑनलाइन काम करने वाले नहीं है। वो जमीन के ऊपर जनता के साथ में ज्यादा दिखते हैं, फेसबुक के स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखते। ग्रेट। सो सर, जब स्प्लिट हुआ था शिवसेना का, सो बेसिकली उद्धव ठाकरे के लिए आपके जो पर्सनल ओपिनियंस है, मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या उनकी माइंडसेट है यूजुअली, मतलब उनका स्वभाव कैसा है? क्योंकि इतना बड़ा स्प्लिट शिवसेना में, मतलब दिस इज लाइक अ गेम चेंजर फॉर द स्टेट, कि उद्धव ठाकरे जो बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे हैं, उनकी पार्टी तोड़कर एक नई पार्टी बनाना, मतलब रियल शिवसेना बनाई एकनाथ शिंदे जी ने। बट उद्धव ठाकरे कहाँ गलत गए, कि क्या उनका एक नेचर है कि किस तरह से, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे अब स्पीच देते हैं आज उद्धव ठाकरे के बारे में तो बहुत सारे खुलासे करते हैं। सो व्हाट द रियल पर्सनालिटीज उद्धव ठाकरे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव जी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं की, अपने पदाधिकारियों की और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की क्या रिक्वायरमेंट है, या क्या उनकी मांग है, या क्या उनकी चाह है, वो कहीं ना कहीं समझने में थोड़े से चूक गए। और शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का श्वास या सांस जो है वो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व को बाजू में रखना, हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोगों के साथ में हाथ मिलाना, सावरकर जी का विरोध करने वाले लोगों के साथ में हाथ मिलाना, मुझे ऐसा लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी चूक और सबसे बड़ी भूल रही है। बट वो आज सुधार भी नहीं रहे। He has taken a stand on it. So ये आपको कैसे लगता है? मतलब इस पर उन्होंने कहा है कि हम तो हिंदुत्ववादी है, बट फिर भी वो आज कांग्रेस में है, कांग्रेस के साथ है, जो सावरकर जी का विरोध करती है। राहुल गांधी कम्स इन फ्रंट एंड पूरा ओपनली। नहीं, अभी उन्हें क्या करना है ये उनका लुकआउट है, और उन्होंने ये चीज नहीं समझी, इसीलिए आज ये नौबत आई या ये दिन हमको देखने पड़े, और इसीलिए अभी वो नहीं समझे, उसे कौन क्या कर सकता है। सो सर, अभी आपने एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा, तो हम ये मान के चले कि आने वाले टाइम के जो न्यू टेन्योर आफ्टर 24 का इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही रहेंगे? नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे वो महायुति के नेता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो मिलकर तय करेगा। उसके बारे में कमेंट करने के लिए मैं बहुत ही छोटा कार्यकर्ता। सब लोग ये सवाल से समझते हैं, बट ठीक है। सर, आपके जो लीडर है देवेंद्र फडणवीस जी, उनके बारे में क्या व्यूज है? आपने उनके साथ इतना क्लोजली काम किया होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र जी ये महाराष्ट्र के भाग्य विधाता है, और इस महाराष्ट्र को खड्डे से बाहर निकालने का काम ये देवेंद्र जी ने करके दिखाया। जिस प्रकार से उन्होंने 14 से लेकर 19 तक काम किया, महाराष्ट्र को फिर से एक बार नंबर 1 पर लेके गए, इंडस्ट्री को कंफर्टेबल फील कराया, इन्वेस्टमेंट्स लाए, जलयुक्त शिवार जैसी फ्लैगशिप इरिगेशन की स्कीम उन्होंने एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट की, जिसे इस देश के 5 अन्य राज्यों ने रेप्लिकेट किया। और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, कोस्टल रोड है, वर्ली ट्रांसफार्मर लिंक है, मेट्रो है, ये सारे काम उन्होंने सिर्फ 5 साल में ही एग्जीक्यूट किए, इंप्लीमेंट किए, शुरू किए। और फिर से सरकार में आने के बाद, वो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इंश्योर्ड
कि ये सारे काम जो रुके हुए थे वो सब के सब काम पूर्णत्व की तरफ जाए, क्योंकि हमने देखा कि 22 और 24 के बीच में मेट्रो का भी इनॉग्रेशन हुआ, अटल सेतु का भी इनॉग्रेशन हुआ, कोस्टल रोड का भी इनॉग्रेशन हुआ और समृद्धि एक्सप्रेसवे का भी इनॉग्रेशन ये हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं देवेंद्र जी को जिस प्रकार से देखता हूं, आज तो पूरी दुनिया एआई की बात करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती है, लेकिन मुझे याद है कि 2017 या 2018 में देवेंद्र जी एक ऑफिशियल टूर पे अमेरिका गए थे और उस टूर के बाद में उन्होंने एआई की बात की थी। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में एआई के बारे में लाइट थ्रो करने वाले देवेंद्र जी वन ऑफ द फ्यू लीडर्स है। इससे देवेंद्र जी का क्या विजन है, वो एक विजनरी लीडर है कि आज के बाद 10 साल के बाद क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है, आज से 10 साल के बाद में समय की मांग या समय की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आज ही समझने वाले नेता ये देवेंद्र जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक बहुत उज्जवल भविष्य है। सो ये जो विजनरी लीडर है, क्यों ये जब एकनाथ शिंदे जी टूट के जो उन्होंने अपना युति में शामिल हुए, तो क्यों अब ये जो विजनरी लीडर फडणवीस जी है, क्यों ये मुख्यमंत्री नहीं बने? वाई? क्योंकि आपकी सीट्स भी ज्यादा है, आप पावर में ज्यादा हो, तो वाई फडणवीस जी? देखो, उस समय पर सरकार एक अलग प्रकार के वातावरण में, अलग प्रकार की परिस्थितियों में बनी थी। उन परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी देवेंद्र जी की एक ग्रेटनेस हमको देखने मिलती है कि एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के बाद भी जब भी उन्हें पार्टी कहती है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो हंसते हंसते उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का भी स्वीकार किया। और आज समय की मांग ये है, आज महाराष्ट्र की मांग ये है, आज देश की मांग ये है कि आज मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है। तो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने पिछले 2.5 साल में, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर किया कि किस प्रकार से अच्छी सरकार चले, किस प्रकार से रुके हुए काम जो है वो आगे बढ़े, किस प्रकार से सारे काम पूर्णत्व की तरफ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी उनकी एक अलग ग्रेटनेस हमें देखने मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता, वो समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करता है, भारत माता के लिए काम करता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी है। सब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, उनके दिल की इच्छा यह है कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। आपकी भी तो इच्छा होगी। देखिए, किसके दिल की क्या इच्छा है ये मायने नहीं रखता है, इस समाज की क्या आवश्यकता है, महाराष्ट्र की क्या आवश्यकता है और इस देश की क्या आवश्यकता है, वो मायने रखता है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता, वो समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करता है, भारत माता के लिए काम करता है। सो समाज के आखिरी व्यक्ति तक आप पहुंचने का जो काम कर रहे हो, इसी में हमारे महाराष्ट्र में रिजर्वेशन की बहुत बातें हो रही है। जो मराठा रिजर्वेशन है, मराठा के जो सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी को कह रहे हैं कि उनकी वजह से उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। सो इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हो? ऐसा है, इसकी बैक स्टोरी क्या है सर? ऐसा है कि मराठा रिजर्वेशन की बात को विरोध करने वाले सबसे पहले वो महाविकास आघाड़ी के नेता थे। जब भी 15 साल उनकी सरकार महाराष्ट्र में थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी की, तभी इन्होंने मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया। इन्होंने मराठा रिजर्वेशन की बात रखने वाले अपने पार्टी के लोगों को मराठाओं के लिए रिजर्वेशन मांगा, इसके लिए पार्टी से बाहर निकाला। वो तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी थे, जब भी वो मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने मराठा रिजर्वेशन का बिल महाराष्ट्र की विधानसभा में पारित किया। वो जो कानून था वो हाईकोर्ट में उसे टिकाया। हाईकोर्ट में टिकने के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। उस कार्यकाल में 19 के बाद में यहां पर देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं थे, महायुति की सरकार नहीं थी। जब भी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तभी महाविकास आघाड़ी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन के बारे में अपनी बात रखने में और उसको जस्टिफाई करने में कम पड़ी। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन जो है वो खारिज हो गया। उसके बाद में फिर से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आने के बाद में
एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर से एक बार सर्वे करके महाराष्ट्र की विधानसभा में मराठा रिजर्वेशन का बिल जो वो पारित हो गया है। आज मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन जो है वो मिल गया है और मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन के आधार के ऊपर जो उनको जॉब्स मिलनी चाहिए, जो उनको सीट्स एजुकेशन में मिलनी चाहिए, वो मिल रहे हैं। तो ये मराठाओं को रिजर्वेशन देने का काम ये महायुति की सरकार ने किया। उसमें आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का एक सिंहाचा वाटा जिसे मराठी में कहते हैं, तो सिंहाचा वाटा देवेंद्रजींचा त्याच्यामध्ये आहे। और जो कुछ लोग हैं जो जाति भेद के आधार पर महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जाति जातियों में भिड़ाने की जो कोशिश लोग कर रहे हैं, जो खुद जब भी सरकार में थे तभी उन्होंने मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया, खुद जब भी सरकार में थे तो मराठा रिजर्वेशन की बात रखने वालों को अपनी पार्टी से बाहर निकाला और आज वो महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक जो वो पोली है वो सेकने के लिए, अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए झूठ फैलाने का काम वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। सर आपने जो मराठा आरक्षण की पूरी जो बात की, पर कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि एकनाथ शिंदे जी ने, पूरे आपकी महायुति ने 10% रिजर्वेशन दिया है मराठा रिजर्वेशन उनको, समाज को। सो व्हाई, व्हाट मोर दे वांट, और क्या वो ओबीसी से मांग रहे हैं? व्हाट इज द स्टोरी, क्या पूरी स्टोरी है उसके पीछे? देखो, मराठा कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन जो है, जो अलग से रिजर्वेशन चाहिए था, ओबीसी के आरक्षण को डिस्टर्ब किए बिना जो चाहिए था वो मिल गया है। ओके। अभी इसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ एजिटेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी के अंदर मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए। अभी ऐसा है, हमको सभी समाज को साथ में लेकर चलना है। एक समाज को रिजर्वेशन करते समय या एक समाज का उद्धार करते समय दूसरे समाज को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी हमको देखना है। अभी मराठा कम्युनिटी की डिमांड क्या थी कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, तो 10% रिजर्वेशन मिल गया है। अभी इस इश्यू को जिंदा रखने के लिए, अनार्की क्रिएट करने के लिए, और ये एजुटेशन चलता रहे, इसके लिए ये अलग मांग की जा रही है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, मैं खुद एक मैं मराठा कम्युनिटी से आता हूं। हमको ओबीसी में से रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमको ओबीसी भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों के रिजर्वेशन को धक्का लगाए बिना हमको रिजर्वेशन चाहिए था, जो हमको मिल गया है। तो अभी झगड़े की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद भी इसी इश्यू को फिर से रेकअप करके ये झगड़े लगाना, दो समाजों को आपस में भिड़ाना, यही इन लोगों की कोशिश है। सर जो एक्स्ट्रा 10% का जो रिजर्वेशन दिया वो स्टैंड करेगा, जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट में नहीं स्टैंड हो पाया था, तो ये स्टैंड करेगा? पहले सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं हो पाया था क्योंकि सरकार ने उसको जस्टिफाई बराबर से कोर्ट में किया नहीं था, सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए वो स्टैंड नहीं हो पाया था ना। अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आधार के ऊपर, अगर कोर्ट को हम उसका जस्टिफिकेशन देते हैं और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इस प्रकार से अगर उसको हम एक्सप्लेनेशन देते तो डेफिनेटली वो कोर्ट में स्टैंड होने वाला रिजर्वेशन है। सर अभी हमने देखा है कि आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था जब पॉलिटिशियंस के बच्चे जब कार से उड़ा रहे थे। दो इंसिडेंट्स हमने देखे, एक पुणे में देखा था और मुंबई में भी हमने देखा था, वर्ली के यहाँ पे। सो उसके पीछे यू हैड गिवन अ बैकिंग कि वहां पे प्रॉपरली सब कुछ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बट फिर भी लोग छूट जाते हैं। वो जो पॉलिटिशियंस का जो पावर्स होता है वो यूज करके वो लोग छूट जाते हैं। सो कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। आपको लग रहा है कि किस तरह से हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते? देखो, कौन किसका लड़का है, पॉलिटिशियन का है, सामान्य आदमी का है, इंडस्ट्रियलिस्ट का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून सबके लिए सेम है। कानून के सामने सब इक्वल है, एक ही है, समान है। और इसीलिए अगर कोई भी प्रकार का गुनाह होता है तो उस गुनाह को कानून के दायरे के अंदर आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और महायुति की सरकार में वो कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई कब नहीं हुई थी तो आप 2020 में सुशांत सिंह राजपूत का केस देखिए, उस समय के ऊपर कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इसीलिए उनको हमारी तरफ उंगली दिखाने का क्या अधिकार है? राइट सर, तब का एक इंसिडेंस मेरे पॉडकास्ट पे भी आए थे, जो पालघर इंसिडेंस हुआ था।
जो वकील थे जिन्होंने सब केस फाइल की थी, वो मेरे पॉडकास्ट पे भी आए थे। उन्होंने सब इंसिडेंट्स कहा था कि पुलिस के सामने उन्हें मारा गया वगैरह। सो क्या प्रॉब्लम थी तभी? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी तो कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी है, पर तब वहां पे साधु की हत्या की गई और उस पर कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया प्रॉपरली। सो क्या नहीं, हुआ था मैं तभी? ये कहूंगा कि हमारी जो पुलिस है वो पुलिस शहीद हेमंत करकरे की पुलिस है, शहीद विजय कामटे की पुलिस है, राइट। अशोक कामटे की पुलिस है, शहीद विजय साळसकर जी की पुलिस है। हमारी पुलिस ये शहीद तुकाराम ओंबाळे जी की पुलिस है। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार ने शहीद हेमंत करकरे, शहीद विजय साळसकर, शहीद तुकाराम ओंबाळे और शहीद अशोक कामटे जी की पुलिस को सचिन वाझे की मुंबई पुलिस करके दिखाने का काम किया। और इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। वो पालघर के साधु का हत्याकांड हो, सुशांत सिंह का अगर संशयास्पद मृत्यु का प्रकरण हो, वो 100 करोड़ की वसूली का केस हो, या एंटीरिया का केस हो, या मनसुख हिरन की मर्डर का केस हो, ये सारे केसेस जो है वो इसी दिशा की तरफ अंगुली निर्देश करते हैं। ओके सर, जो अभी रिसेंटली आप वुमेन सेफ्टी की बातें बहुत हो रही है, हमने कोलकाता में भी देखा कि किस तरह से वहां पे डॉक्टर्स के साथ जो हुआ है, वहां के जो एक महिला मुख्यमंत्री होकर भी जो भी चीजें हुई सबको पता है। एंड सेम थिंग, ऐसा नॉट सेम बट ऐसा ही एक चीज बदलापुर में भी हुआ, जहां पे पूरी ट्रेन रोक दी गई, वहां पे इतना आंदोलन किया गया। और अभी रिसेंटली हमें न्यूज में पता चला है कि उस जो गुनहगार था उसको एनकाउंटर कर दिया उसका। सो इस पूरे चीज पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एंड अलॉन्ग विद दैट कि ये जो वुमेन सेफ्टी है, ये किस तरह से आपकी सरकार सुनिश्चित कर रही है महिलाओं के लिए? देखो, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ये सरकार कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए जो आवश्यकता है करना, वो सारी चीजें की जाएगी। और अगर इस प्रकार की कोई अगर अनफॉर्चुनेट घटना अगर होती है तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई जो है वो महायुति की सरकार जो है वो करेगी। और हमने अपने उठाए हुए कदमों से ये प्रूव किया है कि हम इसके बारे में एकदम स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं आने वाले समय में। एंड नोबडी विल बी स्पेयर्ड। और महिलाओं के सम्मान के विषय की बात अगर आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के सम्मान के विषय में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम ये महायुति सरकार ने जो लाडली बहना की जो स्कीम है, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना लाकर महिलाओं के सम्मान को एक अलग स्तर पर लेकर जाने का काम ये महायुति की सरकार ने किया है। सर, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात की है। सो फाइनली आपका यूथ के लिए क्या मैसेज? देखो, यूथ के लिए तो मेरा मैसेज यही है कि मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी पुस्तक भी हाल ही में लिखी है। जिसका इनॉग्रेशन पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के करकमलों से हुआ था। और उस पुस्तक का मोटो है मेक योर पैशन योर करियर। मैं सभी युवकों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपको जो चीज अच्छी लगती है उस चीज को आप चुने एज योर करियर। बिकॉज इफ यू चूज योर पैशन योर करियर यू विल नेवर वर्क इन योर लाइफ, यू विल ऑलवेज बी ऑन अ वेकेशन। और इसीलिए ये मेरा युवकों के लिए पीयर प्रेशर में आकर या सोसाइटल प्रेशर में आकर अपने करियर को ना चुने। अपने दिल को पूछे कि अपने को क्या करना अच्छा लगता है, उसको अपना अपने पैशन को एज अ करियर चुने। ये मेरा मैसेज युवकों के लिए रहेगा। सो बेसिकली सर, आपको क्या लगता है टुडेज टाइम में यूथ किस जगह गलत जा रही है? व्हाट रॉन्ग थिंग्स दे आर अडेप्टिंग और कौन सी अच्छी चीजें उन्हें अडेप्ट करनी चाहिए? नहीं, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारे युवकों का हो रहा है। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के उसमें हमारे युवक जंजाल में फंस रहे हैं। स्क्रीन टाइम और टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ब्रेक लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो देयर हैज टू बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज दैट यू डू। तो स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व अपने आप को करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। सो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अंधेरी वेस्ट के लिए, फ्यूचर में आपका क्या विजन है? आपको और लगता है कि क्या कर सकते हैं? मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो 4-5 प्रोजेक्ट्स है वो पाइपलाइन में है।
ओके और उसको साकार करना, उसको रियलिटी में लाना, ये मेरा आने वाले समय का मेरा प्लान है। ओके उसमें एक मल्टी यूटिलिटी सिविक फैसिलिटी है, जहां पर एक ही बिल्डिंग में पार्किंग, बैंक्वेट हॉल, जिम्नेशियम और ऑडिटोरियम ये होने वाले हैं। ओके एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर में बना रहा हूँ युवकों की ट्रेनिंग के लिए। ओके एक मरीन एंटरटेनमेंट जोन हमें अंधेरी वेस्ट बीच के ऊपर बनाना है। ओके हॉकर्स प्लाजा हमको बनाना है। और एक एड्यूटेनमेंट थीम पार्क जैसे फॉरेन में होता है वर्चुअल रियलिटी के साथ में, ऐसे एक एड्यूटेनमेंट थीम पार्क भी हमें बनाना है, जिसका कोकोनट ब्रेकिंग हम अगले हफ्ते में करने वाले हैं। ये बहुत सारे कोकोनट ब्रेकिंग आने वाले हफ्ते में होने वाले हैं। आने वाले 5 साल में इन सारे प्रोजेक्ट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना और उसे जमीन के ऊपर खड़ा करना, ये मेरा प्राधान्य होने वाला है। ग्रेट सर, मतलब ये जो सारे आपने न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो आपके प्रोजेक्ट्स है, यूथ भी बहुत आपके साथ जुड़ सकती है ये सारी चीजों में। ग्रेट सर, ग्रेट आइडियाज। सर स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपका क्या कहना है, एंड यूथ को किस तरह से यू कैन एक्सप्लेन कि स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं? डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और अपनी खुद की कंपनी अगर हमको अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी कंपनी दूसरों को अच्छी लगनी चाहिए? इसीलिए अपने खुद के साथ में समय बिताना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, ये सारी जो चीजें हैं, मेडिटेशन, योगा वगैरह की प्रैक्टिस करना, इससे एक लाइफ में बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है। इससे हमारे खुद का डेवलपमेंट भी होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, हम और अच्छी तरह से जो है वो काम कर सकते हैं और अपने आप को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो और अच्छी तरह से हम दे सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ओके, ग्रेट ग्रेट आंसर सर। सर अगर इन बाय चांस अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते, सो आप अपने आप को क्या बनते हुए देखते हैं? क्या आपका तब जो आप शुरुआत की थी अपने करियर की, तब आपको क्या बनने जैसा लग रहा था इफ यू वुड नॉट बी अ पॉलिटिशियन? नहीं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में व्यक्ति अलग अलग बनना चाहता है। जैसे मैं जब भी स्कूल में था तो मुझे क्रिकेटर और इंजीनियर दोनों बनना था। उसके बाद में जब भी कॉलेज में आया तो सीनियर कॉलेज में आकर मुझे अपनी जो पैशन है कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क, वो मैंने डिस्कवर की। और वो डिस्कवर करने के बाद में मुझे कॉलेज के दिनों से ही एक पॉलिटिक्स में आने का एक शौक था, एक पैशन था, एक चाह थी पॉलिटिक्स की। और फिर उस दिशा में जो डेस्टिनी है वो मुझे उस दिशा में लेकर भी गई, और आज मैं जो कर रहा हूं मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। ग्रेट सर। सर दिस जो आपने जो भी सब शब्द आपने इस्तेमाल किए कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। कहीं ना कहीं यूथ अट्रैक्टिव चीजों के पीछे भागती है, पर अपने अंदर जो चीजें उनको चाहिए वो भूल जाती है और बहुत समय गंवा देती है। सो सर बहुत कुछ सीखने मिला, हमने हर चीज को कवर किया है, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी, महाराष्ट्र। सो बहुत मजा आने वाला है जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन पॉजिटिव टॉक्स। I hope lot of people will get a very good clarity कि आने वाले विधानसभा में उन्हें क्या करना चाहिए। So thank you so much. Thank you. धन्यवाद, नमस्कार।